देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव। और जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पे प्राकृतिक खेती को लेकर के यहाँ पे बच्चों ने अपने अपने जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए हुए हैं। और ये जिस तरह से प्राकृतिक खेती के बारे में ये मुझे बताएंगे। और प्राकृतिक खेती का महत्व तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि स्वस्थ सब लोग रहना चाहते हैं। मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डिवाइड नहीं किया हुआ है, और इसको अव्यवस्था भी आप कह सकते हैं स्टेट की टीम के द्वारा। लेकिन बहरहाल बच्चों ने शानदार यहाँ पे अपने मॉडल्स बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत की हुई है। तो इन्होंने खुद से ही अपने स्कूल का और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये है इंटर कॉलेज धामकेश्वर, जो पौड़ी जिले के खिरसू के अंतर्गत आता है। इंटर कॉलेज धामकेश्वर। एक स्टूडेंट है मेरे साथ में, प्रतीक इनका नाम है। मैं इनसे बातचीत करूंगा क्या इनका मॉडल है और किस तरह से ये मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे आए हैं। प्रतीक आपका नाम है, आपने पहले ही मुझे बता दिया था। क्या है आपका मॉडल, थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। जी सर मैंने ये प्राकृतिक खेती पे मॉडल बनाया है, और ये मॉडल मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से देखकर बनाया है। सर, जो आजकल की खेती हो रही है उनमें ज्यादातर रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग हो रहा है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इन समस्याओं का हल मैं प्राकृतिक खेती को ही समझता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें ना ही तो किसी रासायनिक उर्वरक और ना ही तो किसी रासायनिक कीटनाशक दवाई का उपयोग होता है। सर, इसमें जीरो लागत की आवश्यकता है, और इसमें जैविक खेती की तरह ना ही तो जुताई की आवश्यकता है और ना ही निराई की आवश्यकता है, इसीलिए इसे जीरो बजट खेती भी किया जाता है। अच्छा। सर, प्राकृतिक खेती में खेतों में घास काट के बिछा दी जाती है, जैसे कि सामान्य घास या फिर फसलों की घास, जैसे कि पिराल, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक भी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में हो जाता है कि उसे जलाना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है और इसका गलत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सर, हमने इसका उपयोग भी इस मॉडल में किया है। सर, जो वो पिराल रहती है, जो वो सड़ गल जाती है, तो हमें खाद के रूप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। अच्छा। फिर हम कुछ इस प्रकार से खाले और डीमे बना देते हैं, आप ये देख सकते हैं। खाले और डीमे बनाने के बाद हम इसमें बीजामृत बोते हैं, आप ये बीजामृत भी देख सकते हैं, हमने बीजामृत तैयार किए हैं। ये एक मिनट मुझे दिखाना है, ये बीजामृत जो आपने बताई है, क्या काम ये करता है। सर, जो इसकी जो बीजों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत करता है और उन्हें अंकुरित जल्दी करता है, बीजों एवं मिट्टी के रोग से भी बचाता है। तो ये किस किस चीज से बना हुआ है ये बीजामृत? सर, गाय का गोबर, गौमूत्र, पानी, अनभुजा चूना और एक चुटकी गार्डन की मिट्टी से बना है। हमने इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया है। हमने उस स्कूल में 29 तारीख 11 बजे एक रिकॉर्डिंग की थी। जरा उठाना, इसको उठा सकते हैं आप दोनों हाथ से। तो हमने सामान्य मिट्टी में सामान्य बीज बोए थे, और सड़े गले पत्ते यानी कि ह्यूमस में हमने बीजामृत लगे हुए बीजों को बोया था। तो आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। जो सामान्य फसल होती है वो इस प्रकार से होती है, और जो ट्रीटमेंट हमने किए हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप समझ सकते हैं इस बच्चे ने बताया कि बीजामृत जो इन्होंने तैयार किया था 29 तारीख को, यानी आज से लगभग 10-12 दिन पहले इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें ये वाले जो बीज थे ये बीजामृत नहीं थे, और ये दूसरा था जो बीजामृत इन्होंने तैयार किया था। तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे इसकी ग्रोथ बहुत शानदार है, और इसकी ग्रोथ थोड़ा कम है। तो बड़ा शानदार इस बच्चे का। जी, आगे आप बताएं। फिर सर, हमने इसमें जीवामृत भी ऐड किया है, आप ये जीवामृत देख सकते हैं। हाँ। हमने ये जीवामृत भी तैयार किया है। हाँ, ये किस किस से तैयार होता है? ये हमने गाय के गोबर, गौमूत्र, पानी, बेसन, गुड़ और गार्डन की मिट्टी से तैयार किया है। जीवामृत जो हमारे खेतों के लिए अच्छे जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है, और वो जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके खाद के रूप में प्राप्त करते हैं और पौधों को पोषक तत्व के रूप में प्रदान कर देते हैं। सर, उसके बाद हमने ये खेत बनाए हैं, हमने इसमें कई प्रकार की पॉलीथीन का उपयोग किया है, और जब हमने ये पॉलीथीन और ये ग्रास बिछाई है, इस विधि को कहते हैं मल्चिंग विधि। मल्चिंग? यस सर। एक ब्लैक पॉलीथीन हम सर्दियों में यूज करते हैं। ये वाष्प को होने से रोकता है, जिससे कि जो हमारे खेत हैं उनमें नमी बनी रहे, और सर्दियों में लगाने से इसका ये फायदा है कि हमारे खेतों को गर्माहट भी देता है और नमी भी देता है। अच्छा। ये घास भी वाष्प को होने से रोकता है, परंतु जब ये सड़ गल जाता है तो हमें खाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर जब घास बड़ी बड़ी हो जाती है तो हम इनको बिछा सकते हैं। सर, आप ये चमकीली पॉलीथीन देख सकते हैं, इसका उपयोग हम गर्मियों में करते हैं, क्योंकि ये सूरज की किरणों का परावर्तन करती है, जिससे कि जो हमारे खेत हैं जितनी गर्मी उनमें पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ने देता, और यहाँ नमी बनी रहती है। अच्छा, मतलब आपने कहा ये जो सर्दी में इसका इस्तेमाल होता है ब्लैक वाले का, और इसका होता है गर्मियों में। गर्मियों में। और इसका
सर इसको हम किसी भी टाइम लगा सकते हैं। अच्छा, ये मतलब आप किसी भी सीजन में लगा Yes, सकते हैं। sir. ये 2 अलग अलग सीजन के लिए Yes, आपने sir. बताया, यही Yes, sir. आपने बताना था, क्योंकि sir. सूर्य का परावर्तन जिस तरह से आप कहते हैं कि ब्लैक कलर पे ज्यादा होता है यस सर, और इस पे कम होगा। यस सर, ये। क्योंकि ये परावर्तन करेगा। हाँ। फिर सर जब फसल बड़ी बड़ी हो जाती है तो हम इनमें नीमास्त्र का छिड़काव करते हैं। आप ये अच्छा। देख सकते हैं, ये हमने नीम के पत्ते, नीम के फल के टुकड़े, गाय के गोबर और गौमूत्र से बनाए हैं। नीमास्त्र जो हमारे पौधे हैं उनको सुरक्षित रखता है और उनपे कीट नहीं लगने देता है। फिर सर आप ये खाले देखते हैं, इन खालों में हम सह फसल बोते हैं, जैसे मटर और सरसों, जो हमारी मुख्य फसल को नाइट्रोजन देने का कार्य करेंगी। फिर जब बरसात के समय इनमें पानी भर जाएगा तो कुछ दिनों तक हमारे खेतों को नमी दे सकती हैं। फिर सर जो सुभाष पालेकर जी का मॉडल है, मैं समझता हूँ कि वह पहाड़ों के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि आजकल पहाड़ों में ज्यादातर पलायन हो रहा है, यानी कि बंजर भूमि हो रही है, जिन्हें किसान दोबारा उपजाऊ नहीं बना पा रहे हैं। किसान उन्हें दोबारा उपजाऊ इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी वक्त लगता है, इसलिए वो थक हार के उन खेतों को छोड़ दे रहे हैं। तो सर हमने इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का भी इस मॉडल में उपयोग किया है। आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो बंजर भूमि है उसकी घास काट के जब हम बिछा देंगे और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा देंगे, तो इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का हम गर्मियों में उपयोग करेंगे। हमने हाल ही में स्कूल में कुछ टाइम पहले हमने एक रिकॉर्डिंग की थी, तो उसमें हमने देखा था कि सामान्य ताप था 26.3 डिग्री सेल्सियस, परंतु जब हमने उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर इस टेम्परेचर के द्वारा देखा, आप ये देख सकते हैं, हमने इसका उपयोग भी किया था, तो 48.0 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो गया। अच्छा। सर जब सर्दियों में इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है तो गर्मियों में तो ये 70-75 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कि जो खेतों के लिए और बीजों के लिए घातक जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, और जो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है वो अंदर की घास को सड़ा गला देगी और खाद के रूप में प्राप्त कर देगी। अच्छा। फिर सर हम इसमें खाले बना देंगे। हम खाले इसलिए बनाते हैं ताकि जो बरसात का पानी है वो इनमें समा जाए और यहाँ नमी देते रहेंगे। फिर सर जो ये जीवामृत है इसको सिर्फ 3 साल तक डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 साल बाद खेतों में जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ हमें घास काट के बिछानी है और बीज बोने, उसके बाद जीवाणु फसल को खुद तैयार करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, ये आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार, चाहे वो उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार है, प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च कर देती है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो मॉडल्स हैं, ये जो बच्चे बनाते हैं, अगर एक छोटे छोटे आप एक गांव से स्टार्ट कर रहे हैं अगर, और एक गांव को मॉडल बनाएं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी रिजल्ट जीरो ही होते हैं। सरकार के जो पॉलिसीज होती हैं, आप फार्म मशीनरी गाँव में लगा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस स्टूडेंट ने मुझे बताया, प्रतीक ने जो मुझे बताया, अगर इस पे बृहद स्तर पे काम कर दिया जाए और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करे, अगर सरकार इनके मॉडल्स पे काम करे, तो मुझे लगता है कि जो पलायन की ये बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक रुक पाएगा और किसान अपनी खेती को सही तरह से कर पाएगा और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आप मुझे एक चीज बताओ, आपका मॉडल मुझे बहुत शानदार ये लगा है। आप मुझे ये बताओ कि अगर जैसे आपने ये जो भी आपने बना रखे हैं, अगर किसी एक गाँव में वो करना होगा या एक इनिशियल उस पर स्टार्ट करना होगा, सपोज किसी गांव से हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी मॉडल अगर किसी गांव को बनाते हैं, तो हमें कितना समय लग जाएगा? अगर आपकी बात करें, इसको तैयार करने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको एक गांव के लिए? अगर हम लोग सपोज 10 खेत से शुरू करते हैं या 50 खेत से शुरू करते हैं, तो लगभग कितने टाइम में ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी? सर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा, परंतु अगर हम 6-7 लोग इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए करेंगे तो ये जल्दी हो सकता है। चलिए प्रतीक, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सुबह ही जब मैं आपसे मिला, बड़े स्मार्ट आप लग रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। थैंक यू सर। इनके गाइड टीचर भी मेरे साथ में, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, संभवतः मेरी जो जानकारी में आया है, ये कुछ साल पहले बच्चों को जापान भी लेकर के गए थे, तो इनसे मैं बाद में बातचीत करूंगा, लेकिन जो एक गाइड टीचर की मेहनत होती है वो इस बच्चे में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे से बातचीत करके मुझे लग गया है कि इन्होंने किस तरह से इनको तैयार किया। फिर भी मैं इनका परिचय जरूर जान लेता हूँ। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे और अपना और भी परिचय बताएंगे? मैं इंटर कॉलेज धामकेश्वर कृषि ब्लॉक और गढ़वाल से हूँ, और मेरा नाम आशीष रावत है जी। मैं वहाँ पे जी। मेरा नाम आशीष रावत, मैं सहायक अध्यापक इंटर कॉलेज धामकेश्वर में हूँ, जो खिरसू ब्लॉक और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरी हॉबी है ये कि मैं गांव के बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे सकूँ, ये मेरा सपना भी है। इससे गांव के बच्चों का सर्वांगीण विकास में समझता हूँ, इससे जी एकदम उनका इंक्रीज हो जाता है।
पर्सनैलिटी। चलिए सर, आपका जो सपना है अब हम लोग भी उसको मिलकर के काम करेंगे। मैं व्यक्तिगत पर्सनली अगर बात करूं तो मैं आपके इस मॉडल में, इस बच्चे के आगे की मॉडल के लिए जहां तक आप बात कर रहे हैं उस पर जरूर आपको मदद करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।